वेलकम स्टूडेंट्स, मैं वरुण शर्मा पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम एचआर ग्रीनफील्ड आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज exothermic process. Basically, it depends upon three factors. The first हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, हम इसको तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इसका, आपने देखा होगा आपके पास एक एडजॉर्बेंट है। टेक एडजॉर्बेंट इज दैट ऑन whose surface particle deposit, and there is a gaseous particle who want to adsorb on the surface of adsorbent. These are the adsorbate particles, gaseous particles. These particles want to make bond with adsorbent, and that bond must be chemical bond, either may be covalent or ionic. तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास हैं एक्टिव साइट, एडजॉर्बेंट के पास है एक्टिव साइट। ये मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल, ये एडजॉर्ब होना चाहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। दिस मेक ए बॉन्ड ऑफ chemical bond. They want to make a chemical bond. And you know, when two atoms combine with each other, there is always release an energy. When they make bond, they make overlapping, there is regular decrease in enthalpy. That is, it is an exothermic process. अगर हम दो एटम को कंबाइन करेंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमें इसको डिसोसिएट करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसको ही डिसोसिएट करना है, ये आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम हैं, इसको डिसोसिएट करना है। अगर हमने इसको कंबाइन किया तो हमने क्या किया, इसमें से एनर्जी रिलीज हुई, इट रिलीज द एनर्जी। बट when we dissociate it, we want to give some enthalpy value is given. That is, this process is endothermic in nature. जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा एडजॉर्बेंट के साथ विद एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में सेकंड फैक्टर है आपका, देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन रेजिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है कि आपका कोई भी एक सरफेस है, एडजॉर्बेंट सरफेस, आपके पास एक कोई भी एडजॉर्बेंट है, इट मे बी आइदर सॉलिड और लिक्विड, एंड देयर इज एक्टिव साइट्स हु वांट टू बाइंड विद एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। देयर इज फ्री साइट्स. These are the adsorbate particles, that is gases, which are randomly moved in all directions. These active sites have residual unbalanced force, residual attractive force
अट्रैक्टिव फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी या किसी के साथ कंबाइन होना चाहते हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं? ये आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो जब ये बॉन्ड इनके ऊपर आते हैं, जब एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पे एडजॉर्बेट पार्टिकल्स आते हैं, तो क्या होता है, जब भी आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, देयर इज नो एनर्जी रिलीज, there is no decrease in energy in surface energy. But when the adsorbate particles are adsorbed on the surface of adsorbent, there is regular decrease in energy. So residual unbalanced या residual attractive force decreases, as a result surface energy decreases. तो हम क्या बोल सकते हैं? there is always decrease in residual unbalanced force, residual unbalanced force, and thus surface energy will decreases, surface energy will decreases, and thus this is an exothermic process. मीन्स आपने ग्राफ देखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ आपकी ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेज हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी विल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इज लो, स्टेबिलिटी इज लो। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट, when product formation take place from reactant to product, it is stable. Transition stage is not stable. It may be converted into reactant or may be converted into product. But after transition stage, when we apply some potential energy, there is always decrease in energy and product will form. So we see the product have lower potential energy. It has lower potential energy, that is stability is maximum, stability is maximum. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी रेगुलर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी सरफेस एनर्जी है वो आपकी रेगुलर डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, जैसे ही डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये कब होता है? जब रेगुलर डिक्रीज इन एनर्जी, रेगुलर डिक्रीज इन एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है? थस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड द थर्ड पॉइंट इज, द थर्ड फैक्टर डिपेंड्स अपॉन एन इक्वेशन, that is Gibbs free energy equation. Delta G will be equal to delta H minus T delta S. We know that the Gibbs free energy will be equal to change in enthalpy and difference between temperature into entropy, change in entropy. That this relation gives the whole information. देखो, अगर आपके कोई भी एडजॉर्बेंट एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, that is when we take an adsorbent, this surface will be an adsorbent,
and there is a gaseous particles which are randomly move, and this will be a closed container. This will be a closed container and upper will be taken as a piston. यहाँ पे एक पिस्टन लिया है और ये क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ पे आप प्रेशर लगा सकते हो नीचे की तरफ, या इसको रिलीज कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो प्रेशर को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो एड्जॉर्बेंट सरफेस है, एड्जॉर्बेंट जो सरफेस है, जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे, गैसेस पार्टिकल्स इसके ऊपर एड्जॉर्ब होंगे, सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, ओनली सरफेस फिनोमिना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल्स अपने आप एड्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इफ द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, if the adsorption process is spontaneous, adsorption process is spontaneous, then what will be the effect on delta S and delta G? Let's check value of delta S. You know that when delta S, what do you mean by delta S? Delta S is an entropy, change in entropy, change in entropy, and its value depends upon randomness, गैसेस पार्टिकल्स की randomness। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा randomness होगी, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रैंडमली मूव ना करके जब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है तो ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं। जैसे ही ये सरफेस पार्टिकल्स सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। बेटा अगर आप देखते हो कि डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये आपकी एड्जॉर्ब होने लग रही है, एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो रही है। अगर आपके डिसॉर्प्शन प्रोसेस ये शो करता, डिसॉर्प्शन मीन्स जो सरफेस पे पार्टिकल्स जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं, दीज पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द सरफेस। अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पे सरफेस से रिमूव हो जाते हैं, आइदर दिस प्रोसेस विल बी डिसऑप्शन प्रोसेस। आपकी कब कब हो सकती है, आइदर आप प्रेशर रिलीज करते हो या आप टेम्परेचर को राइज करते हो, तो इस प्रोसेस पे आपकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी, तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे वे आपके डिपॉजिट होंगे, तो उसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा जी, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। इफ द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस देन डेल्टा जी वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। नाउ द यूज ऑफ रिलेशन, हम रिलेशन का यूज करते हैं, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा जी क्या है, आपका नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी है। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच हमें निकालना है, क्योंकि इसी से ही पता लगेगा आइदर दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन नेचर। टी टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, और दैट विल बी वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। तो आप देख सकते हो ये अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव है, ये भी आपकी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है वो कब आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आपकी तभी आएगी। अब देखो यहाँ पे ये तो आपका हो गया पॉजिटिव फैक्टर, तो ये डिपेंड करता है ओनली डेल्टा एच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कब नेगेटिव होती है, कि जब आपकी माइनस ऑफ डेल्टा एच हो और माइनस ऑफ डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, डेल्टा एच है जो, डेल्टा एच की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए टी डेल्टा एस से। अगर ये इक्वल होती है तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, दैट इज एन इक्विलिब्रियम केस।
इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा उस रिएक्शन के लिए। लेकिन जो डेल्टा एच की वैल्यू है अगर ये बड़ी होती है टी डेल्टा एस से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो डेल्टा एच की वैल्यू अगर बड़ी है और नेगेटिव है तो ही आपकी क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपकी डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो आपकी क्या होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर आपकी डेल्टा एच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस क्या होगी, आपकी एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू आपकी बड़ी होगी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टी डेल्टा एच से, और ये हमेशा नेगेटिव होगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। तो यहाँ से आपको पता लगा व्हाई एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन